भारत बायोटेक ने जारी किए तीसरे फेज के आंकड़े, 81% प्रभावी होने का किया दावा। दिल्ली दंगे मामले में कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप से मुक्त किए 2 आरोपी। कहा 100 खरगोश मिलाकर घोड़ा नहीं बना सकते, वैसे 100 संदेह नहीं बन सकते साक्ष्य। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां छापेमारी पर तेजस्वी यादव ने साधा केंद्र पर निशाना, बोले ये है नाजी। म्यांमार में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां, कई प्रदर्शनकारियों की हुई मौत। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया चुनावी राज्यों में बीजेपी का विरोध करने का ऐलान। 6 मार्च को एक्सप्रेसवे करेंगे जाम। निजीकरण के विरोध में सरकार पर और रेलवे स्टेशनों के बाहर 15 मार्च को धरना प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माना 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला एक भूल, लेकिन कांग्रेस ने सांस्थानिक ढांचे को कब्जाने की नहीं की कोशिश। गुजरात नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार। जिला पंचायत में भाजपा को 356 तो कांग्रेस को मिले 79 सीट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधायक दल के नेता परेश धनानी का इस्तीफा। जामिया मिलिया इस्लामिया के एक छात्र का बयान मीडिया को लीक करने के मामले में दिल्ली पुलिस के विजिलेंस रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया रद्दी कागज। अधिकारी को किया तलब। पत्नी कोई निजी संपत्ति नहीं, पति के साथ रहने को नहीं किया जा सकता मजबूर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की टिप्पणी। संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध का ऐलान किया है। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देने की अपील की जाएगी। इस दौरान किसानों के प्रति मोदी सरकार के रवैये के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके साथ ही किसानों ने 6 मार्च को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने का भी ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावों के लिए एक दल भेजा जाएगा। किसान किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से अपील करेंगे कि वे उन उम्मीदवारों को वोट दें जो भाजपा को हरा सकते हैं। आंदोलन को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। दुनिया में भी इस आंदोलन के चर्चे हैं, लेकिन मोदी सरकार झूठा प्रचार कर रही है। किसान नेता राजेवाल ने कहा कि सरकार की तरफ से किसान आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की गई थी। केंद्र सरकार में हरियाणा के जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उन 3 केंद्रीय मंत्रियों का उनके गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि उन्होंने तीनों मंत्रियों के नाम नहीं बताए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस आंदोलन ने महिला की महत्ता को सबसे आगे रखा है। जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं, वहां महिलाओं को आगे किया जाएगा। इनके अलावा 5 मार्च को कर्नाटक की मंडियों में एमएसपी दिलाओ कार्यक्रम का आयोजन होगा और ऐसा अलग अलग जगहों पर भी किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से एमएसपी सुनिश्चित करने की मांग होगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि जो सत्ता में बैठे हैं, ये ना तो संविधान की भाषा समझते हैं, ना इंसाफ की भाषा समझते हैं, ना ये अच्छे बुरे की भाषा समझते हैं। बस ये कुर्सी की भाषा समझते हैं। वोट, चुनाव, कुर्सी, बस यही भाषा ये समझते हैं। ऐसे में किसानों ने सत्ता में बैठे लोगों को वोट की चोट देने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि 10 ट्रेड संगठनों के साथ मीटिंग हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है, उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 15 मार्च तक के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। देश में नई परियोजनाओं पर सरकार का निवेश अपने 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के प्रोजेक्ट ट्रेडिंग डेटाबेस के नए आंकड़े से ये बात सामने आई है। माना जा रहा है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से नई परियोजनाओं में ये गिरावट देखी गई। आर्थिक गतिविधियों में गिरावट की वजह से इस दौरान निजी निवेश में भी कमी आई। साल 2011 में परियोजनाओं पर जहां सरकार ने 12.55 ट्रिलियन रुपए खर्च किए, वो साल 2020 में गिरकर 2.8 ट्रिलियन रुपए पर आ गया है। पिछले एक दशक के दौरान साल 2014 में परियोजनाओं पर सरकारी निवेश सबसे ज्यादा
16.15 ट्रिलियन रुपए रहा। CMIE के आंकड़े बताते हैं कि 2015 और 2016 में सरकारी परियोजनाओं पर निवेश कम करने के बाद सरकार ने इसमें बढ़ोतरी की। 2017 में सरकार ने परियोजनाओं पर 9.81 ट्रिलियन रुपए का निवेश किया था। वहीं 2018 में 11.18 ट्रिलियन और 2019 में ये निवेश बढ़कर 12.05 ट्रिलियन पर पहुंच गया था। अब नए आंकड़ों से ये साफ है कि देश में फिलहाल नई परियोजनाओं पर काम कम हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार सबसे ज्यादा बिजली क्षेत्र में निवेश कर रही है। बिजली क्षेत्र पर सरकार ने 23.9 ट्रिलियन रुपए का निवेश किया। इनके अलावा केमिकल्स पर 14.1 ट्रिलियन और IT क्षेत्र में करीब 10 ट्रिलियन रुपए का निवेश किया है, जबकि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में 5.2 और कंज्यूमर गुड्स पर सबसे कम 2.8 ट्रिलियन रुपए का निवेश हुआ है। महामारी बीत जाने के बाद भी देश में आर्थिक गतिविधियां ठीक ढंग से पटरी पर अब तक नहीं लौट सकी है। जानकार मानते हैं कि आने वाले कुछ महीने में इसमें सुधार देखने को मिलेगा। जानकार बताते हैं कि कई फर्म अपने मौजूदा खर्च को भी पूरा करने में असमर्थ है और निजी निवेशक भी नए निवेश के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। India, the constitution, I think it is critical that we are democratic and have democratic processes. I mean, I'm greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. It's fascinating you're saying this because, I mean, I did think that was dreadful. It should not have happened, the emergency. One thing very similar, what you said your grandmother said to you with the former president of India, Pranab Mukherjee. My last conversation with him, this was a few months before he passed away, I asked him that since you've been so close to you were so close to Mrs. Gandhi, the calling of the election at the end of the 2 years of the emergency that Mrs. Gandhi called, was it hubris, arrogance of an authoritarian leader that I will win, I want to demonstrate that? Or was it that she was beginning to have self-doubt? I asked Pranab Mukherjee, since you were so close, and Pranab Mukherjee told me that actually I can tell you I have direct conversational evidence. She began to feel that she might lose, but she wanted to put that to test, had a fair election and actually lost. So in some sense, having made that huge mistake, she rectified that and brought back the democratic institution. So it's sort of your preferred sort of It was very different though. Yeah. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. Temporary measures by the Government of India and the Reserve Bank to paper over the credit problems cannot blind us to the looming credit crisis ahead that could affect the small and medium sector. Unemployment is high and the informal sector is in shambles, a crisis precipitated by the ill-considered demonetization decision taken in 2016. In Kerala and in many other states, public finances are in disarray, with states having to resort to excessive borrowing, which creates an intolerable burden on future budgets.
federalism and regular consultation with states, which was the cornerstone of India's economic and political philosophy as enshrined in the Constitution, no longer find favor with the present central government. केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को लेकर जारी की गई गाइडलाइन पर अब अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नए नियम के अंतर्गत राज्य के अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। दरअसल नई गाइडलाइन के तहत मणिपुर में इम्फाल के जिलाधिकारी ने एक पत्रकार को नोटिस भेजा था। इसके बाद इस कार्रवाई पर हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस को अतिक्रमण करार दिया। साथ ही केंद्र ने कहा कि आपको कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। मणिपुर में इम्फाल वेस्ट के जिलाधिकारी नुआराम प्रवीण ने नए नियमों के तहत पहला नोटिस सोशल मीडिया पर टॉक शो चलाने वाले एक पत्रकार को भेजा। ये टॉक शो करंट अफेयर्स और न्यूज पर आधारित है, जिसका प्रसारण सोशल मीडिया के जरिए किया गया। डीएम को टॉक शो के कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति थी और इसी के चलते उन्होंने पत्रकार को नोटिस भेज दिया, लेकिन इस कार्रवाई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अतिक्रमण करार दिया। इसके बाद पत्रकार को भेजा गया नोटिस वापस ले लिया गया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस नई गाइडलाइन के तहत जिले के अधिकारियों को कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने मणिपुर के मुख्य सचिव राजेश कुमार को पत्र लिखा है। 1 मार्च को भेजे गए पत्र में इम्फाल वेस्ट के डीएम नुआराम प्रवीण सिंह और खन्नासी नीनासी के प्रकाशक का जिक्र किया गया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जिलाधिकारी ने खन्नासी नीनासी के प्रकाशक से उन मानदंडों को साबित करने के लिए कहा था जो वेब पत्रकारों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय किए गए हैं। डीएम के नोटिस में उल्लेख किया गया है कि अनुपालन न करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। खरे ने पत्र में आगे कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के तहत 25 फरवरी को बनाया गया था। इन नियमों के तहत राज्य सरकार के अधिकारियों को किसी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 की अधिसूचना जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में संसद में उठाई गई चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया और ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए और इसी के तहत 1 मार्च को मणिपुर में एक कार्यक्रम को लेकर नोटिस जारी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।